10 फरवरी से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का सियासी समर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के मतदान के साथ अब खत्म हो चुका है। अब तैयारी नतीजों की है। 10 मार्च को मतगणना होगी, यानी विधायक चुने जाएंगे। मतगणना कैसे होती है? क्या पहले बैलेट पेपर गिने जाते हैं या फिर ईवीएम में गिनती कैसे होती है? कैसे संख्या का निर्धारण होता है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो हर आम और खास के जहन में होते हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी BDR तिवारी जी हैं। सर, एक पहला सवाल यही है, जनता का भी है और मेरा खुद का है, कि मतगणना कैसे होती है? क्या चरण होता है? कैसे सुबह 8 बजे से मतगणना जब शुरू होती है तो सबसे पहले क्या गिना जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के मन में भी ये सवाल होगा। जैसे आपने कहा, तो मत दो प्रकार से आते हैं। एक तो ईवीएम के माध्यम से जो मतदान हुआ है और दूसरे जो पोस्टल बैलेट के रूप में मतदान हुआ है। पोस्टल बैलेट में 4 श्रेणी के मतदान हैं। एक तो जो बुजुर्ग और दिव्यांगजन, जो 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक के दिव्यांगजनों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया गया, ये श्रेणी पहली बार जोड़ी गई है। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं में लगे लोग को भी मतदान की सुविधा पोस्टल बैलेट के माध्यम से दी गई। इनके अतिरिक्त जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए लोग होते हैं, उनको पोस्टल बैलेट या EDC के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाती है। और हमारे जो सैनिक हैं या जवान हैं, उनको ETPBS के माध्यम से अपना मत देने की सुविधा प्रदान की गई है। तो दोनों श्रेणियों के जो पोस्टल बैलेट के मत हैं और ईवीएम में पड़े हुए मत हैं, इनकी मतगणना 10 मार्च को होगी। सबसे पहले हमारे जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनके मतों को गिने जाते हैं और उसके बाद साथ साथ ही ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होती है। पहले जो पोस्टल बैलेट के मत आते हैं उनको खोला जाता, मतलब लिफाफे रखे जाते हैं, उनका जो है QR कोड स्कैनिंग की जाती है और उसके बाद मतपत्र गणना के लिए टेबल जो काउंटिंग हॉल होती है वहां लगी होती है। काउंटिंग हॉल में इस बार चूंकि कोविड सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्था की गई थी कि एक हॉल में जो ईवीएम वाले मतों की गणना होगी उसके लिए 7 टेबल एक हॉल में होगी, काउंटिंग टेबल। और इसके साथ ही जो हमारे पोस्टल बैलेट के हैं उनमें संख्या के अनुसार कि 500 जो पोस्टल बैलेट हैं यदि आए हैं तो उसके लिए 1 टेबल, 501 से 1000 तक 2, फिर 1500 तक उसके बाद 3 और फिर 2000 तक यदि मत हैं तो 4 टेबल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए लगाई जाएंगी। लेकिन यदि उससे अधिक भी मत हैं तो भी उनकी संख्या अधिकतम 4 ही होगी। पोस्टल बैलेट के संबंध में एक और भी सूचना मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस दिन 8 बजे से पहले तक जितने भी जैसे ETPBS हैं डाक के माध्यम से भेजे गए हैं, जो भी उस समय तक प्राप्त पोस्टल बैलेट हैं उनको सबको काउंटिंग में शामिल किया जाएगा। तो इसकी अंतिम जो संख्या होगी वो काउंटिंग शुरू ज्यों होगी तुरंत आएगी जी। उस समय फ्रीज होगा। पोस्टल बैलेट कैसे गिने जाते हैं? माना कि पोस्टल बैलेट के बक्से आ जाते होंगे, उसको रख दिया जाता है, सारे पोस्टल बैलेट एक साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं, एक एक करके गिना जाता है उनको। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? पहले QR कोड जो होता है, कोड स्कैनिंग कर ली जाती है और उसके बाद टेबल्स पर संख्या के अनुसार भेजे जाते हैं। तो उसके बाद वहां टेबल पर जो काउंटिंग के लोग लगे होते हैं वो पोस्टल बैलेट की जो है काउंटिंग करते हैं। और जैसे 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद जो है 8:30 बजे के करीब जो हमारी ईवीएम की गणना भी शुरू हो जाएगी और साथ साथ दोनों की गणना चलती रहेगी। और इसके राउंड वार जैसे 7 टेबल पर जो काउंटिंग होगी और उसमें जब इस सारे ईवीएम के माध्यम से आए मतों की गणना पूरी कर ले, टेबुलेशन होगा, उसके बाद उसके दूसरे चरण की मतगणना शुरू होगी और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा जब तक कि अंतिम जो ईवीएम का उस कमरे में 7 हैं और मान लीजिए कि संख्या के अनुसार जितने भी हॉल बनाए गए हैं उनके क्रम से लास्ट राउंड में जितनी ईवीएम आती हैं उनको छोड़ करके और की गणना लगातार चलती रहेगी। लेकिन लास्ट राउंड के ईवीएम की गणना, ईवीएम में आए मतों की गणना से पूर्व यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जितने मत आए हैं उनकी गणना जब पूर्ण हो जाएगी
तभी अंतिम राउंड की ईवीएम के माध्यम से मतों की गणना शुरू होगी। और जब अंतिम राउंड के ईवीएम के भी मत आ जाएंगे, तब तक पोस्टल बैलेट के पिछले राउंड के मत, पोस्टल बैलेट के पिछले जितने भी लगातार चलने वाले मत हैं प्राप्त गिने गए हैं, और ईवीएम के राउंडवार गणना में जो प्राप्त मत हैं उन सभी को जोड़ लिया जाएगा, और लास्ट में जो ईवीएम के राउंड हो रहे हैं उनको जोड़ करके फिर जो है अंतिम परिणाम प्राप्त होगा। और फिर चरण वाइज जो रहता है अनाउंसमेंट भी वहां पर मतगणना स्थलों पर होता रहता है कि पहले राउंड में फला पार्टी का फला प्रत्याशी आगे है। ये भी काउंटिंग जो है वो दोनों की जोड़ के बताई जाती रहती है, या बैलेट पेपर का पहले कंप्लीट करके 8:30 बजे के आसपास बता दिया गया कि भाई बैलेट पेपर पूरे हो गए हैं, बैलेट पेपर की गिनती में ये आगे हैं, ये पीछे हैं, अब ईवीएम की गिनती जारी है। देखिए, बैलेट पेपर की काउंटिंग अलग तरीके लगातार चल रही होती है, ठीक है। और जो हमारे ईवीएम के चरणवार गणना के नतीजे जो बहुत ही पारदर्शी ढंग से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, वहां पर जो एजेंट होते हैं उनके पास निर्गत होते हैं, आरओ टेबल तक प्रत्याशियों की जाने की व्यवस्था होती है। साथ ही जो हमारे टेबल होते हैं पूरी तौर पर भी उसके साथ जाल के साथ लगे होते हैं, जिससे कोई छेड़छाड़, मतलब वहां व्यवस्था बनी रहे, कोई मतदान कर्मी के कार्य में जो है, जो मतगणना कर्मी है उसका कार्य प्रभावित ना हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया पब्लिक को पूरी तौर पर जो वहां एजेंट या प्रत्याशी हैं और जो निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए जैसे आरओ हैं, ऑब्जर्वर हैं, ये सब भी उसको पूरी तौर पर देख सकें। और टीवी भी लगा रहता है वहां पर, सारी चीजें, इसका भी प्रीव्यू कहीं पर देते हैं कि अगर कोई बाहर का आदमी है वो अंदर देखना चाहे, जो वहां वो नहीं जा सकता है, तो क्या इसकी भी व्यवस्था होती है? नहीं, मतगणना स्थल पर देखिए किसी जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं उन्हीं का जाना अलाउड होता है, पहले से उसके लिए पास निर्गत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, मीडिया के लिए भी इसीलिए मतगणना स्थल पर जाने के पास निर्गत होते हैं, तो मीडिया या पब्लिक का एक्सेस दिया जाता है, लेकिन वह एक निर्धारित सीमा के भीतर, कि जिनके पास पहले से बने हुए हैं उन्हीं के लिए ही जो है वहां जाना अलाउड होता है। सबको जाने की अनुमति वहां नहीं होती है, जिससे कि मतदान जो मतगणना स्थल है वहां पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, और लास्ट राउंड जब गिना जाता है उसके बाद जो है फिर परिणामों की घोषणा की जाती है। ये राउंड कैसे निर्धारित होते हैं, कि किस जगह पर कितने राउंड में मतगणना होगी, इसका निर्धारण कैसे करते हैं आप? देखिए, उसमें कितने बूथ हैं, अब किसी विधानसभा में मान लीजिए कि कम बूथ हैं तो वहां कम राउंड होंगे, और अगर ज्यादा बूथ हैं तो तदनुसार संख्या बढ़ जाती है। इस बार चूंकि कोविड का भी प्रकोप है, ऐसे में चुनाव करा रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको लेकर के क्या प्रोटोकॉल हैं, किस तरीके से मतगणना स्थल पर कोविड के नॉर्म्स को फॉलो कराया जा रहा है, उसके लिए क्या इंतजाम? देखिए, वहां पर भी जो है कोविड सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर, जिसमें 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, लगभग 2.25 लाख करीब जो है हमारे मतदेय स्थल थे, 7 चरणों में इतने बड़े पैमाने पर मतदान की प्रक्रिया हुई, और पूरी तौर पर कोविड सुरक्षित ढंग से संपन्न हुई है। और इसी तरह मतगणना के लिए भी कोविड सुरक्षा के पूरे इंतजाम, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। इसी के लिए देखिए कि इस बार जो है हॉल में टेबल्स की संख्या भी घटा करके 7 कर दी गई है, जिससे वहां पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जा सके और मतगणना सुचारू ढंग से संपन्न कराई जा सके। एक सोशल मीडिया पर सवाल बड़ा चल रहा है कि शायद पश्चिम बंगाल में पहले ईवीएम गिनी गई थी, बाद में बैलेट पेपर की गिनती हुई, कुछ ऐसा वहां पर हुआ था? लोग इस बात को, बड़ी उनके अंदर सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर भी पहले ईवीएम गिनी जाए या बैलेट पेपर पहले गिना जाए। तो क्लियर कर दें कि पहले बैलेट पेपर ही गिना जाएगा, ईवीएम ही गिना जाएगी बाद में? देखिए, आपको हमने पहले ही, जब आपने सवाल किया तो इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, और ये निर्देश जो भी रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में, चाहे उत्तर प्रदेश में मतगणना हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो या किसी अन्य राज्य में हो, उन निर्देशों के अनुसार ही संपन्न होती है। उसमें मैं किसी सोशल मीडिया पर कहीं कुछ चल रहा है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक उसकी एथेंटिसिटी नहीं है तब तक, या चला है या नहीं चला, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। इसके बाद बारी आती है सर्टिफिकेट देने की। तो एक सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया है, जिसके बाद विधायक औपचारिक रूप से विधायक मान लिया जाता है, वो कब बढ़ता है? देखिए, जब पूरे चरणों की मतगणना संपन्न हो जाती, पूरा टेबुलेशन का कार्य साथ साथ चल रहा होता है, जब वो, और हर राउंड में
पता भी चलता है, उसको टेबुलेशन लिखा भी जाता है। पूरी प्रक्रिया निहायत पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाती है और यहां तक कि जैसे मशीनें ले जाने फिर उनको स्ट्रांग रूम में विधिवत जमा कराया जाता, पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो इसके अनुसार ही और पूरे ऑब्जर्वर की देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे किसी तरह की कोई भी जो निष्पक्षता है हर तरह से 100% सुनिश्चित हो और किसी को किसी तरह की मतलब उस पर सवाल करने का कोई भी कहीं से भी रंच मात्र अवकाश नहीं होता है। और यह पूरी प्रक्रिया इतने पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाती है कि जिस तरह हमारी निर्वाचन की, चूंकि वही परिणाम है और इस पर सभी की निगाहें लगी होती हैं, पूरी प्रक्रिया इसी दिन के लिए हुई रहती है, इतने दिनों तक जो मतदान का कार्य हुआ है, तो निश्चित ही उसकी सैंक्टिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत निर्वाचन आयोग इसमें पूरी तौर पर कटिबद्ध है। इसमें कहीं से भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और हर स्तर पर पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ, और जब ये प्रक्रिया संपन्न होती है फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो जिलाधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके ही हाथों दिया जाता है या इसमें निर्वाचन आयोग का कोई रोल रहता है? देखिए, जो निर्वाचन आयोग की विहित प्रक्रिया है उसी के अनुसार ही दिया जाता है। निर्वाचन आयोग का ही रोल है, इसी के अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। तो जो भी कर्मचारी जो हमारा बूथ लेवल या मतगणना का जो कार्मिक टेबल पर टेबुलेशन से लेकर के गणना का कार्य कर रहा है, और वह सब भारत निर्वाचन आयोग की मतदान कराने वाली पूरी टीम के एक अंग है। जी, आखिरी सवाल, जो एक बड़ा सटायर भी चलता है, ईवीएम हैक तो नहीं होती? कैसे हो सकती है, कभी नहीं। तो हमारे साथ एडिशनल सीईओ ब्रह्मदेव राम तिवारी जी थे और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मतगणना पारदर्शी तरीके से होती है, एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के तहत मतगणना कराई जाती है। तो आप भी समझ गए होंगे कि कैसे पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं, कैसे ईवीएम में काउंटिंग होती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।